हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी प्रेमचंद के फटे जूते जो हरशंकर परसाई का एक व्यंग्य है के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने देखा कि एक चित्र हरशंकर परसाई के सामने दिखाई देता है जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने फटे हुए जूते पहने हैं। उनको देखकर वहाँ पे एक व्यंग करते हैं कि आप हमारे साहित्यिक पुरोधा हैं, इतने बड़े कहानीकार हैं, इतने बड़े कथाकार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने फटा जूता पहना है। सादा जीवन उच्च विचार को प्रासंगिक कर रहे हैं, लेकिन लगता है उन्हें कि आप समाज के लिए एक प्रतिरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। दिखावेपन की दुनिया से आप दूर जा रहे हैं। दिखावेपन की दुनिया खतरनाक होती है। आइए हम इस भाग में पंक्तिबद्ध होकर अध्ययन करते हैं। कहते हैं हरशंकर परसाई कि तुमसे जूते नहीं मांगते। कहते हैं कि पूर्व में कि लोग फोटो खिंचाने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते, यानी कोट मांग लेते हैं, तमाम वस्तुओं को मांगकर मांगी हुई मोटर से जो अपने विवाह संपन्न कर लेते हैं, तो क्या आप एक जूते नहीं मांग सकते? तुमसे जूते नहीं मांग बनते तो तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, यानी इत्र लगाकर ये विश्वास करते हैं कि जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी भले सिर पे रहती है, लेकिन अगर कीमत की बात करें तो जूता महंगा है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि एक विचारक ने कहा है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की पहचान उसके जूते से होती है। कहते हैं कि हमेशा कीमती है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक और जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। बड़े अगर एक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके जूतों पे 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक, यानी जो रेशियो है, के मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक न जाने क्या क्या कहलाते, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक कहता है ऐसा नहीं है कि मैं आप पे व्यंग कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है। फर्क यही है, ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे जो तला है यानी बॉटम, वो फटा हुआ है। अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी पे कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन पाँव सुरक्षित है। निश्चित तौर पे देखिए, हम दिखावे के चक्कर में दूसरों को देखने में तो अच्छा हो जाते हैं, लेकिन अपने को कष्ट में डाल देते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद दिखावे के चक्कर में नहीं है। उनका भले उंगली बाहर है, लेकिन उनके पाँव सुरक्षित हैं। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा के नीचे खिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर अलग अलग दुनिया होती है। आप पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं, बाहर कुछ और दिखाना चाहते हैं, उसीलिए हम सभी परेशान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह न खिंचाऊं। अगर मुझे जिंदगी भर फोटो न खिंचाने का अवसर मिले, मुझे मलाल नहीं है। चूँकि लेखक हैं हरशंकर परसाई, कहते मेरी जीवनी, जीवनी का मतलब है जब कोई कहानी छपती है तो उसके पहले लेखक की जीवनी यानी जीवन परिचय, उसका फोटो भी लेखक या कवित्री, कवि का फोटो भी होता है। कहते मेरी कहानियाँ ऐसे ही छप जाए मुझे मंजूर है, बिना फोटो को ही छप जाए मुझे मंजूर है, लेकिन
मैं आपकी तरह नहीं खिंचा पाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान, मैं बहुत भरोसा करता हूँ मैं नहीं फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन आप जो फोटो में मुस्कुरा रहे हैं वह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का हो गया गोदान? उनके एक गोदान जो पुस्तक है उसमें होरी एक पात्र है जो बड़ा धार्मिक है। उसकी इच्छा है गाय को दान दे देना, लेकिन दे नहीं पाता है, मर भी जाता है। पूस की रात आप पढ़े होंगे, हल्कू के खेत को नील गाय चर लेती है, लेकिन फिर वो उठ नहीं पाता है। कहते क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का एक लौता लड़का था, डॉक्टर चड्ढा उसे देख नहीं पाए, क्लब छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। क्या सुजान भगत का इकलौता लड़का मर गया? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। माधो की औरत मर गई, उनके कहानी के एक पात्र की, उसे गांव वालों ने चंदा दिया, जाके कफन लाए, उस कफन के पैसे को भी वो पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ और सोचता हूँ कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक क्या चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए 2 मील का लंबी दूरी तय करके घर लौटते हो? बनिया अगर तुमसे कोई व्यापारी है, किसी से उधार लिए हो, उसके उधार से बचने के लिए क्या तुम 2 मील की दूरी अलग रास्ते तय करके आते हो? चक्कर लगाने से लगता है जूता फट गया, लेकिन फिर लेखक पुष्ट करता है चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। उन्हें बहुत पछतावा हुआ था। उन्होंने कहा भी था, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम, ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए। क्योंकि फतेहपुर सिकरी का जो शासक था उन्हें कई बार बुलाया, बुलाने में उनके जूते घिस गए। जिनको देख दुख उपजत है तिनको परे सलाम, कहते जिनको देखने मात्र से दुख उत्पन्न होता है उन्हें उनसे परे होकर, उनसे दूर रहकर ही सलाम करने की आवश्यकता है। इसलिए चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा कैसे फट गया? हरशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पे खड़ा हो गया था उसे तुम अपना जूता आजमाया है। इन्होंने सांकेतिक रूप से बताया है कि सामाजिक बुराइयां एक टीले की जैसी होती हैं। लगता है क्योंकि साहित्यकार का परम धर्म है, साहित्यकार यानी साहित्य समाज का दर्पण है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, समाज का दर्पण है। लगता है कि आपने पैरों पे उस बुराई को ठोकर मारा है, ठोकर मारने से आपका जूता फट गया है। चाहते तो तुम बचाकर निकल जाते। बहुत सारे लोग देखते हैं बहुत कि वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन अपने उनसे कोई मतलब नहीं होता है, वो रास्ते बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में पत्थर को देखते हैं लेकिन उससे बगल कर निकल जाते हैं बगल से। टीले से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े फोड़ती हैं। हर नदियां कोई जरूरी नहीं है पहाड़ फोड़े, कोई रास्ता बदल कर घूम कर तो भी जाती हैं। आप समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी वो कमजोरी थी? और कोई व्यक्ति सीधा है, कोई व्यक्ति सरल है, तो उसकी कमजोरी नहीं, वो उसके संस्कार हैं। जो होरी को ले डूबी वही नेम धर्म वाली कमजोरी, जो दान देने की प्रवृत्ति उसके अंदर, नेम धर्म भी उसकी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारे पाँव की ये उंगली मुझे संकेत करते हुए लगती है। जो उंगली बाहर निकली है ये सामान्य नहीं लगती, वो भी इंडिकेट करती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसे हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। लगता है जिसे आप घृणित समझते हो उसके लिए हाथ की उंगली का प्रयोग नहीं करते हो, उसके लिए तुम पैर की उंगली का प्रयोग करते हो। तुम क्या उसी तरफ इशारा कर रहे हो? उस सामाजिक बुराई की तरफ इशारा कर रहे हो? वो जो सामाजिक दिन प्रतिदिन विडंबना समाज में दिन प्रतिदिन जो इस तरह की बुराइयां जन्म ले रही हैं,
क्या उसके तरफ तुम इशारा कर रहे हो? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। हरिशंकर परसाई कहते हैं, आपकी मुस्कान का भावार्थ मैं बिल्कुल सटीक समझता हूँ कि समाज में जो घटित हो रही घटनाएं, समाज में लोग तकलीफों में हैं, लेकिन हमें दूसरों की तकलीफों से क्या मतलब? जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा था, परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समाधिमाई। और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई अधम नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैं समझता हूँ आप सामाजिक परहित की बात करते हैं। लोग सभी लोग सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारे धर्म की मूल, हमारे सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म की एक मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हैं। लगता है उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पे हंस रहे हो, पर जो उंगली छिपाए तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर टीले को बरकरार कर बाजू से निकल रहे। तुम कह रहे मैं तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा, मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? कहते लगता आप व्यंग कर रहे हैं, मेरी उंगली नीचे लहूलुहान हो रहा है। कहते हैं कि तुम चलोगे कैसे? जो इस तरह दिखावे की वृत्ति में रहता है, उसका चलना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात, मैं समझता हूँ आपकी उंगली का इशारा, तुम्हारी व्यंग मुस्कान को मैं समझता हूँ। निश्चित तुम्हारे जो इशारे हो रहे हैं समाज के प्रति, आज वास्तव में आज इतना समय बीत जाने के बाद भी मुंशी प्रेमचंद की चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे उनकी संस्मरण हो, निश्चित तौर पे समाज के लिए एक मिसाल है। त्याग की भावना, कर्तव्यनिष्ठता एक समाज के लिए एक आदर्श ही प्रस्तुत किए हैं। दो बैलों की कथा में आपने देखा किस तरह पशुओं के भी अंदर संवेदना का विकास कर दिया, किस तरह अपने मालिक के प्रति उसकी वफादारी को बयां कर दिया। नमक का दरोगा उनकी एक अपने लाखों रुपए कुर्बान कर देता है और नमक पद पे दरोगा बंसीधर, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों के लिए अपने घूस को स्वीकार नहीं करता है, भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं, जबकि घर की माली हालत बड़ी खराब है। चाहता तो उस पैसे से अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन गलत तरीकों से नहीं। उनके एक एक पात्र निश्चित तौर पे हमारे जेहन में एक आदर्श की तरह घूमते हैं, हमें विवश कर देते हैं। उनकी आचरण को ग्रहण करने पे मुंशी प्रेमचंद्र यों ही नहीं कहे गए हैं कथा सम्राट, कलम के सिपाही। वास्तव में वे कलम के सिपाही थे, कलम के सिपाही थे, और आने वाले समय में भी हमारे लिए निश्चित तौर पे प्रासंगिक रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनकी सभी रचनाएं प्रासंगिक रहेंगी। आशा है कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही आकर्षक लगा होगा, क्योंकि एक व्यंग है हरिशंकर परसाई का। हरिशंकर परसाई ने समाज में जो वृत्तियां हैं, दिखावे की वृत्ति है, जिससे भले व्यक्ति परेशान होता है लेकिन सोचता रहता है, दिखाने के चक्कर में लगता है, अपनी क्षमता से अधिक चीज़ों को करने का प्रयास करता है और उसी में फंसता चला जाता है। निश्चित तौर पे ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके सारांश और प्रश्न उत्तरों पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।